स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अभी हमने आपको दृश्य दिखाए कि किस तरह से दोनों प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के अवसर पर एक प्रदर्शनी वहां पर लगी है, जहां पर दोनों प्रधानमंत्री गए और विभिन्न खेलों में जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ये वहाँ पर पीएम मोदी ने वहाँ पर देखा। राजशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं। राजशेखर जी, ये कितना महत्वपूर्ण है? एक तो भारत और न्यूजीलैंड के जो खेल संबंध हैं उनको 100 साल पूरे हो गए हैं। मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में 1926 में हॉकी की टीम न्यूजीलैंड गई थी और साथ ही साथ इस वक्त पर हमने जो दृश्य हम अभी भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से खेलों में जो आधुनिक तकनीक का उपयोग हो रहा है वो प्रधानमंत्री ने वहां पर देखा। क्या कुछ कहेंगे आप? जरूर। तो ये जो 100 साल की जो स्पोर्ट्स के हमारे एक्सचेंजेस रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री जी की इस दौरे पे उसको सेलिब्रेट करना बहुत ही सराहनीय बात है। इसके लिए मैं वहाँ के हमारे जो हाई कमिश्नर मोहन पुई साहिबाई और विदेश मंत्रालय की टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जैसे हम विकसित भारत चाहते हैं, विकसित भारत के कई अंग होते हैं, न केवल सुरक्षा, न केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मगर पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी उसमें एक अंग है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स भी एक काफी महत्व रखता है। तो आने वाले 10 साल में हम ओलंपिक होस्ट करने की हम लक्ष्य जो सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि भारत की स्पोर्ट्स क्षमता को भी काफी सुदृढ़ करना है। उसमें अभी तक हमारा क्या है, स्पोर्ट्स का ये जो हिस्ट्री है, जो ज्यादातर क्रिकेट और हॉकी और कुछ क्षेत्र में ही हमारा फोकस और अटेंशन रहा है। तो इसको और भी ब्रॉड बेस करने की जरूरत है। जैसे छोटा देश न्यूजीलैंड से भी काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। और अब देखें तो हम रिसेंटली भारत के बॉक्सर्स बहुत अच्छा किया है। तो उसके लिए क्यूबा से, जहां मैं राजदूत रहा था, वहां से भी हम कोचेस को लाके और जो इंजरी को जो ट्रीटमेंट जैसा तुरंत होना है तो सीखा है। इसलिए काफी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऐसे ही न्यूजीलैंड से भी, न्यूजीलैंड जो एक्वेटिक्स स्पोर्ट्स में बहुत ही स्ट्रांग है उसका रिकॉर्ड, और जो नए तकनीक है, जो नवाचार है, वो जिस उत्सुकता से प्रधानमंत्री जी स्वयं वो सीख रहे हैं और उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसलिए पूरा हमारे भारत के इकोसिस्टम में भी उसका असर होता है कि हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मंत्री जी और जो पूरा जो यानी कि हम इकोसिस्टम कह है। सकते हैं कि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक स्पोर्ट जॉइंट एक्शन प्लान भी वहाँ पर लॉन्च किया दोनों है। देशों के बीच में लॉन्च किया गया है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय खिलाड़ियों को बहुत फायदा होने वाला है प्रधानमंत्री के इस न्यूजीलैंड दौरे से। जरूर। जैसा हमारे आर्थिक स्थिति बेहतर हो रहा है, ऐसे ही हमारे स्पोर्ट्स सपोर्ट के लिए भी काफी इसके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी ने ये जिक्र किया है कि जैसे देखो, जो उड़ीसा में हॉकी का भी बहुत प्रमोशन हुआ है, साथ साथ रग्बी रग्बी तो भारत में बहुत कम पॉपुलैरिटी जाना जाता है, मगर रग्बी रग्बी के क्षेत्र में भी न्यूजीलैंड के साथ हम काम करके उसको भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसके लिए जो दिलचस्पी की जरूरत होती है, और स्पोर्ट्समैन को एंकरेज करने के और ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, इसके लिए न्यूजीलैंड जैसा देश के साथ हम भागीदारी रख के उनको भी काफी उत्साह होता है। क्योंकि भारत मार्केट एक्सेस वो चाहते हैं, मगर उनके उनके पास जो है वो ऑफर करने के लिए वो भी उत्सुक रहते हैं। तो ऐसे ही हम जैसा फीफा हो रहा है, जो फुटबॉल के क्षेत्र में भी हमारा क्षमता बढ़ाना चाहिए, ज्यादा हमारे एकेडमी आना चाहिए। क्योंकि इतना सबसे ज्यादा आबादी भारत, तो स्पोर्ट्स क्षेत्र में पीछे रहना तो विकसित भारत के लिए ठीक बैठता नहीं है। इसलिए ये न्यूजीलैंड के साथ जो भागीदारी बना रहे हैं, काफी ये महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले सालों में। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जब प्रधानमंत्री कल ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहाँ भी खेलों को लेकर के काफ़ी कुछ दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी गर्माहट आई है। ये बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से अब बार बार हमारे गेस्ट कहने को विकसित भारत की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन किया
भारतीय स्पोर्ट्स का। और आगे जाते हुए देखा हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अनेक सब जो हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको आधुनिकीकरण करने की दिशा में काम किया गया। जिम्स, हॉस्टल, रिकवरी सेंटर्स, स्पोर्ट्स साइंस लैब, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स का जो बजट है वो हमने बढ़ाया टॉप्स। और हमने, हाँ बिल्कुल, और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम लॉन्च किया। और ऐसे में जो हमारे पास अवसंरचना नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उसकी मदद लेना, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जो दिग्गज देश हैं, जो खासतौर पर स्पोर्टिंग नेशन माने जाते हैं, कई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, और बहुत सारे इनोवेशन पवेलियंस पर आपने देखा कि जो खुद ओलंपियंस थे गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी दी। और बड़े ही एक जिसको कहते हैं क्यूरियस छात्र की तरह प्रधानमंत्री लगातार कहीं भी जाते हैं कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, और उनको बिल्कुल इस बात में कोई गुरेज नहीं होती कि किसी बच्चे से क्या सीख रहे हैं। आपने देखा बिल्कुल यंग एक ओलंपियन थे शायद, वो उनको कुछ शॉटपुट या किसी और खेल के बारे में समझा रहे थे, और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिसीव कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है भारतीय खेल अवसंरचना के लिए, और आगे जाते हुए न्यूजीलैंड से ज़रूर जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको विस्तार आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से राजशेखर सर, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और अभी हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर ओलंपिक्स, जिसका कि ऑस्ट्रेलिया शायद पहला देश था जिसने समर्थन किया और भरोसा दिखाया कि अहमदाबाद में अगर 2036 में ओलंपिक्स हम लोग आयोजित करें तो उसमें वो मदद करेंगे। पर क्या 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो जिस तरह से देख रहे हैं हम विस्तार पा रहे हैं, अलग अलग खेलों में जो खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्या कुछ समय बाद हम वाकई ओलंपिक्स के उन पायदान पर खड़े होंगे जहां पर हम कुछ गोल्ड आसानी से लाते हुए देश में दिखाई देंगे? जरूर। तो ये बिलीव इन इट, सो भारत जैसा सब क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में जैसा प्रगति हासिल करता है, तो स्पोर्ट्स में भी कर सकता है। उसके लिए जो विजन चाहिए, जो डेवलपमेंट, जो रास्ता चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए, वो भारत सरकार काफी मदद कर रहा है। उसके साथ स्पोर्ट्स मैन को एंकरेज करते हुए जो प्रधानमंत्री जी स्वयं एक छात्र जैसे आपने कहा है, तो जैसे ये कर रहे हैं, तो इसलिए ये काफी बूस्ट अप होता है। आने वाले जो हम होस्ट करेंगे उसका सोच ऐसा है कि न केवल एक सिटी, एक राज्य में नहीं, पूरा भारत में जो नेटवर्क जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के, तो वहाँ जो इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो होस्ट करने का सोच चल रहा है। इसलिए ये काफी पॉसिबल है। जैसे आप देखिएगा, चीन अभी फुटबॉल में पिछले 2-3-4 साल में ही काफी प्रगति पाया है। तो हम भी एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच से हम आगे बढ़े तो जरूर स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी हम काफी प्रगति हासिल कर पाएंगे। राजशेखर जी, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें या दूसरे जिन क्षेत्रों में भारत और न्यूजीलैंड के संबंध आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने आज खाका खींचा है, उसकी हम बात करें तो प्रधानमंत्री वहाँ पर जब अभी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात की, और मुझे लगता है ये सभी क्षेत्रों के लिए ये बात लागू होती है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा कि आज भारत में पॉलिटिकल और पॉलिसी स्टेबिलिटी है। ये कितना महत्वपूर्ण है, चाहे हम व्यापार की बात करें या प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के उद्योगपतियों को कहते हैं कि आप भारत में निवेश कीजिए, भारत में ये क्षेत्र हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिसमें हमने रिफॉर्म किए हैं, जिसमें हमने कई सारे सुधार किए हैं, आप इसमें निवेश कीजिए। तो वहाँ पर, या खेलों की हम बात करें, भारत को खेल में और आगे सफल बनाने के लिए, तो ये जो पॉलिटिकल और पॉलिसी स्टेबिलिटी है, ये कितना महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर बताया? ये बिना ये पॉलिटिकल स्थिरता, जो पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगा, इसलिए जो निश्चित होना चाहिए, जो बाहर से, विदेश से जो हमारे भागीदार बनने के लिए आ रहे हैं, उनको ये जरूरत है कि ये स्थिरता, प्रिडिक्टेबिलिटी आने वाले साल में कैसा होगा। तो पिछले 12 साल से एक ही सरकार रहना और पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है, पॉलिसी स्टेबिलिटी है, ये विदेश से जो पार्टनर बनना चाहते हैं उनके मन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है। क्योंकि जो भी आ रहे हैं कि ये
कोई ये समझे कि निवेश कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको दो बात चाहिए कि सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए जो पॉलिसी जो आने वाला जो 5-10 साल का जो प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरत है। अगर अगर हम निवेश इन्वेस्टर के मन में देखें तो इस बात पे प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश चलते हैं, जब भी बिजनेसमैन से, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करते हैं, अभी आज वो सीईओ बिजनेस फोरम को एड्रेस किया तो भी ये हाईलाइट करते हैं कि एक है भारत बहुत बड़ा मार्केट है, बढ़ने वाला है 7-8% साल में, मगर ये साथ साथ जो पॉलिसी स्टेबिलिटी, पॉलिसी स्थिरता है और जो वार्म वेलकमिंग पार्टनरशिप है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट अंग है जो बाहर के विदेश के पार्टनर्स भारत के प्रति उत्सुकता लेके हमारे साथ जुड़ने के लिए। जरूर ये अच्छा स्ट्रांग पॉइंट रहा है भारत का और प्रधानमंत्री जी उसको काफी प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो मगर ये जरूरत है कि इन सब क्षेत्र में काफी आज बहुत अच्छा बातें हुई हैं, बहुत सारे समझौते हुए हैं कि इनके फॉलो करना बहुत ही जरूरी है कि जो भी समझौता हुआ है उनको एक्शन में ट्रांसलेट करके, जैसा हमारे दोनों प्रधानमंत्री जी को कहा है, जो पोटेंशियल को तो टू ट्रांसलेट इनटू बेटर प्रॉस्पेरिटी, लिविंग कंडीशंस, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर दोनों देश के जनता के लिए, वो आने वाले साल में जो दोनों तरफ वो काम करना है, फॉलो अप करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, और अब इस कार्यक्रम के हम अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए मैं चाहता हूं अपने मेहमान के साथ इस पूरे 3 देशों की यात्रा को समेटते हुए जो बड़े बिग टेक अवेज हैं अपने एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा को अब समाप्त होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद स्वदेश लौटेंगे, उससे पहले वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुखातिब होंगे। लेकिन अभी जो बड़ी बातें निकल करके आए हैं वो वही कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर के तीनों ही देशों के साथ जो समझौता हुआ उसमें एक सेंट्रल पॉइंट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत का महासागर विजन, प्रधानमंत्री का महासागर विजन, उस पर फोकस करते हुए कैसे हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएं, साथ ही साथ वैश्विक मोर्चे पर जो मुद्दे हैं उनको भी साफ गोई के साथ पूरी दुनिया के साथ सामने रखें और स्पष्ट तौर पर बताएं कि भारत की नीति क्या है। प्रधानमंत्री अपने संबोधनों के जरिए हमेशा से ये करते आए हैं और स्पष्ट तौर पर इस बार उन्होंने ये बता दिया, बहुत सारे देशों को बता दिया कि भाई अगर क्रिटिकल मिनरल का मामला है तो हम सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहने वाले। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना बड़ा समझौता किया जहाँ पर न्यूक्लियर जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनके लिए यूरेनियम की सप्लाई को सुनिश्चित किया गया। कितनी बड़ी बात, एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। जब सभी लोग इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट से गुजर रहे हैं, भारत को एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। इस वक्त भी आप देखिए कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हमले जारी हैं और केवल इसीलिए क्योंकि अमेरिका भरोसा नहीं करता ईरान पर कि वो शायद नाभिकीय ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर सकता है या सही इस्तेमाल करेगा, उसको लेकर के वो हमले तक कर रहा है और ईरान अपना बचाव कर रहा है या ईरानी अमेरिकी बेस पर हमले वापस काउंटर अटैक कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपसे समझना चाहें कि इस वक्त क्या मुश्किल थी कि ये जो पूरा मामला था, जब एमओयू भी साइन हो चुका था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर से वो वापस बैक टू द सेम पॉइंट आ गया और अमेरिका फिर से इस चीज़ को वापस अपने पैर खींचता हुआ नजर आया, जिसका असर देख रहे हैं कि इन वार्ताओं पर भी दिख रहा है। अजय देखिए, अभी जो पूरा मामला है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के काफ़ी तनाव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप देखेंगे तो उसकी आधी टेरिटोरी जो है, टेरिटोरियल वाटर जो है वो ईरान के पास है, आधा टेरिटोरियल वाटर जो है वो उसका ओमान के पास है। तो हो ये रहा है कि ईरान चाहता है कि जो भी शिप वहाँ से गुजरे वो उसकी इजाज़त से गुजरे और उसके इलाके से गुजरे। पहले ऐसा नहीं था, वो उसको पहले नहीं था। वो उसको एक लीवर की तरह यूज़ कर रहा है दबाव बनाने के लिए। वो बताना चाहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा हथियार है और वो हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इस सब के बीच क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन है, फ्रांस है, इन सब कंट्रीज़ ने ओमान के साथ बातचीत की और ओमान तैयार हो गया कि उसका जो टेरिटोरियल वाटर है वहाँ से भी शिप निकल सकते हैं। तो हाल के दिनों में क्या हुआ है कि कई सारे जो शिप्स हैं वो ओमान की टेरिटरी से निकलने शुरू हुए। तो ईरान को ये लगा कि भाई मेरा जो ये सबसे बड़ा हथियार है ये तो जा रहा है, वो लूज कर रहा हूँ। तो ईरान ने क्या किया कि जो रास्ता ईरान ने नहीं बताया था, यानी कि ओमान की साइड से कुछ शिप निकल रहे थे, तो उन पर हमला कर दिया। तो उस हमले के बदले में
अमेरिका ने हमला किया, फिर ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए खाड़ी के बेसिस कुछ पे, देशों में हमला किया। तो आज भी जो बयान आया है अमेरिका की साइड से वो यही आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के स्थिति साफ होनी चाहिए। इस पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको एक हथियार की तरह यूज़ करें। अगर ओमान की टेरिटरी से शिप निकल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं ईरान होनी को चाहिए कोई उनको। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से और शायद ऐसी स्थिति दूसरे जगह पे ना आ पाए, और इसीलिए भारत कोशिश कर रहा है कि जो इंडो पैसिफिक है उसमें निर्बाध जो आवाजाही है कारोबार की उसको सुनिश्चित किया जाए, और इसीलिए ये सारी की सारी जो विदेश यात्राएं हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार अभी थोड़ा सा चर्चा जो है वो बाकी है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, न्यूजीलैंड और भारत के बीच भविष्य की साझेदारी पर चर्चा कर रहे हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज एक लंच का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की रणनीति, साझेदारी, भारत की यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम के बीच सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रगाढ़ता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र जो है वो दोनों देशों के संबंध भी हैं, काफी पुराने हैं। कल्चरल कोऑपरेशन एमओयू दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से अच्छी शुरुआत हुई है। वैश्विक चुनौतियों, इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता और यूएन जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात कही। इसके अलावा आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक रग्बी टीम की तरह हैं जो एक साथ चुनौतियों को टैकल करेंगे। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पीएम मोदी ने कही है। खासकर अजय, हम सांस्कृतिक जो संबंध हैं और उनके बीच में जो एक सेतु का काम किया जाएगा अब आगे जाते हुए, क्योंकि दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि परंपरागत स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जुगलबंदी में नजर आई इस गाला डिनर के दौरान, जहां पर भारत की नृत्य परंपरा और वहां के जो हाका डांस है उसकी एक अद्भुत जुगलबंदी देखने को मिली। तो और ये भी अजय काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया है जो वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म को लेकर के। ये प्रधानमंत्री लगातार हर मंच पर ये कहते रहे हैं और यहाँ भी प्रधानमंत्री ने इसको कहा है। और साथ ही साथ आतंकवाद पर जो जॉइंट एक्शन ग्रुप बनाने की बात है उसको भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उसको लेकर के खुशी जाहिर की है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वो तमाम वैश्विक मंचों पर जो रिफॉर्म की बात करते हैं प्रधानमंत्री,
आज फिर पीएम मोदी ने वो बात कही है कि वैश्विक संस्थाओं का रिफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए न्यूजीलैंड और हम साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टेररिज्म को लेकर के जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है उस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। इन दोनों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में न केवल विश्वास है, न केवल भरोसा है, अंतरराष्ट्रीय मल्टीलेटरल क्षेत्र में हमारे सोच एकदम आइडेंटिकल है। तो हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। 40 साल पहले जब राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए तो भी हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए एक कॉल दिया है, इंटरकॉन्टिनेंटल कॉल। तो हमारा सोच जो चाहे ट्रेड हो, चाहे डिसआर्मामेंट हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, इन सब क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एकदम तालमेल है। हम यूनाइटेड नेशंस और उनके बाकी अन्य ऑर्गन्स में भी साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधे मिलके काम करते हैं। जब बोलते हैं कि रिफॉर्म चाहिए, उसका मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करना है और उसमें भारत को लेना है, शामिल करना है, ताकि भारत सबसे ज्यादा आबादी देश है और काफी प्रगतिशील और एक स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, डायनामिक देश जैसा अंतर्जातीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और हर क्षेत्र में इकोनॉमी हो, जो पीस प्रमोशन हो, डिजास्टर प्रिवेंशन मैनेजमेंट हो, हर क्षेत्र में भारत एक पॉजिटिव योगदान देता रहा। इसलिए न्यूजीलैंड भारत को समर्थन करता है और इस दौरे पे भी वो बात आगे आया है। तो ये कुछ सालों में जल्द ही भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट मिलेगा, ये हम आशा रख सकते हैं। और इस साल हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंसी भी कर रहे हैं और अफ्रीका समिट का भी हम सोच रहे हैं कि उसका चेयरमैनशिप करें। तो इन सब देशों को, सब छोटे हो, बड़े हो, दूर हो, नजदीक हो, सब देशों को साथ लेके सबके साथ सबका विकास जैसा भारत बढ़ रहा है। तो ये जरूरी है कि भारत को हाई टेबल पे उनको, भारत को सीट मिले और भारत की बात गौर से सुने, ताकि जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो कायम रखना है उसमें भारत का भी बात, वॉइस लेते हुए ग्लोबल साउथ को भी साथ लेके हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये भी इस दौरे में भी ये आगे आया है। एक और महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने वहाँ पर कही अजय, उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के दोनों देशों में जो ज्ञान है पारंपरिक दवाइयों को लेकर के, उसकी भूमिका बढ़ाने पर सहमति हुई है। वहाँ पर दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे इसको लेकर के। राजशेखर जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो भारत आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, योगा की हम बात करें, आयुर्वेदा की बात करें, या उसके अलावा भारत का जो ट्रेडिशनल अपना जो ज्ञान है उसकी हम बात करें, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं धाक है उसकी। और यहाँ पर जो न्यूजीलैंड के पास भी अपना ट्रेडिशनल ज्ञान है इसको लेकर के, तो दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो इसका कितना फायदा होगा दोनों को? हाँ, तो भारत एक पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसके कई अंग है। एक मेडिसिन के क्षेत्र में हमारा आयुर्वेदा है और योगा है, इसको भी प्रमोट करके उसको ग्लोबल मार्केट शेयर में भी हमें ज्यादा हम पाई ले सकते हैं। क्योंकि जो एलोपैथी है वो अच्छा है, मगर साथ साथ ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन के क्षेत्र में काफी कोविड के बाद काफी दुनिया भर उत्सुकता, दिलचस्पी बढ़ा है। तो इसलिए भारत सरकार का ये पॉलिसी रहा है कि आयुर्वेदा को भी, योगा को भी, अन्य सिद्धा और मेडिसिन को भी बढ़ाने के लिए, तो जहां भी प्रधानमंत्री जी चलते हैं उनके साथ ये कोशिश जारी रखते हैं कि भारत के फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज करे, आयुर्वेदा को ज्यादा प्रोमिनेंस दे। और न्यूजीलैंड के साथ ये अच्छा बैठता है कि क्योंकि उनका भी अपना ट्रेडिशनल माओरी नॉलेज है, जैसा डाइवर्सिटी की आप विजुअल्स दिखाया है, माओरी वेलकम हो और उनका संस्कृति, उनका परंपरा है। तो ऐसे ही
ज्यादा अच्छा एफटीए में ये भी एक अंग के नाते तो भारत के आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए हम पूरा ये फायदा उठा रहे हैं। अजय, एक मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें। एक प्रधानमंत्री ने वहाँ पर, हालांकि सभी जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर मुख्य मुख्य मुद्दे रखे हैं उस पर हमने बातचीत कर ली है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जो उद्योग जगत के लोग आए थे उनको कहा कि भारत में लगातार एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी भारत में लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, उन्होंने वहाँ पर उद्योग जगत से कहा कि आप आइए, इसमें निवेश कीजिए। इसमें कुछ थोड़ा निवेश की जो अपील है प्रधानमंत्री लगातार हर देश के साथ करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत को बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए लंबे समय के फंड की ज़रूरत है। तो कल आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक सुपर इन्वेस्टमेंट फंड है उसने 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की। कुल मिलाकर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 21-22 हज़ार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट कर दिया और ऑलरेडी कर दिया है भारत में। इसी तरह से न्यूजीलैंड अब कह रहे हैं 20 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो निवेश भारत को चाहिए, बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हम विकसित अर्थव्यवस्था है और इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ये सही समय है और हम सबको बेहतर रिटर्न देकर के आएंगे और मौके भारत के पास हैं। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि वो सभी लोग निवेश करें। लेकिन राजशेखर जी, अंत में मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके हिंदी की तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने इतनी बहुत ही आकर्षक और सरल हिंदी में हमारे दर्शकों तक इतनी गूढ़ बातें जो डिप्लोमेसी की होती हैं, जो सभी को आसानी से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 3 देशों की जो यात्रा है वो अभी भी हालांकि जारी है, लेकिन जो बड़े हाई पॉइंट्स यही हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के सहमति बनाने में प्रधानमंत्री सफल रहे, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में प्रधानमंत्री सफल रहे, तीनों देशों के साथ जो कारोबारी संबंध है उनको और मजबूत करने के लिए, भारत में और ज़्यादा निवेश आकर्षित करने के लिहाज से, भारत में रोजगार के और अवसर पैदा करने के लिए और भारत की जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनको पूरे विश्व में डाइवर्सिफाइड बाजार प्राप्त करने के लिए ये जो तीनों देशों की यात्रा है अत्यंत सफल कही जा सकती है। लेकिन अभी एक पड़ाव बाकी है, भारतीय समुदाय का संबोधन न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, उस पर हम सभी की निगाहें रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रशेखर जोशी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।